छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां आज हम आपको मुरैना लेकर चलेंगे, क्योंकि यहां उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही। तो चलिए चर्चा सत्ता के संग्राम की। तो कांग्रेस उपचुनाव के जरिए दोबारा सत्ता में लौटने की उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में कांग्रेस उन भाजपा नेताओं पर दांव लगाना चाहती है जो 2018 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर सिंधिया समर्थक तत्कालीन कांग्रेस नेताओं से विधानसभा चुनाव हारे थे। ऐसे नेताओं को साधकर कांग्रेस कांटे से कांटा निकालने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने अलग अलग नेताओं को पिछले चुनाव में पराजित भाजपा नेताओं को साधने की जिम्मेदारी भी दे रखी है, जिसमें उसे आज सफलता भी मिली है। दरअसल पूर्व मंत्री और बीजेपी सरकार में सामान्य वर्ग निर्धन आयोग के अध्यक्ष रहे बालू शुक्ला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। खैर, बालू शुक्ला के आने से ग्वालियर चंबल अंचल, खासकर मुरैना सीट पर कांग्रेस को क्या फायदा होगा, वहीं इस विधानसभा क्षेत्र में क्या बसपा कांग्रेस और बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ने का दमखम रखती है, इस पर चर्चा शुरू करें। चलो इसके पहले देखते हैं रिपोर्ट। मुरैना में उपचुनाव की जंग, क्या कांग्रेस को एक बार फिर मिलेगी कामयाबी या अब की बार बीजेपी की होगी वापसी? क्या बसपा के चुनाव लड़ने से घमासान होगा त्रिकोणीय? बड़ा सवाल, मुकाबले में कौन किसे देगा मार? मुरैना में दलबल के चलते उपचुनाव होने जा रहा है। रघुराज सिंह कंसाना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के हुए हैं, लिहाजा उनका चुनावी दंगल में कमल के चुनाव से उतरना लगभग तय है। इधर कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने भी लड़ने का ऐलान किया है, लिहाजा इस विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय भी होने की संभावना है। इस सीट के चुनावी इतिहास को देखें तो पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी ने कई बार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दी है। बीते 3 चुनाव की बात करें तो दोनों प्रमुख दलों को एक बार जीत हासिल हुई है, जबकि एक बार बसपा ने मैदान मारा है। साल 2008 में बसपा के पारस राम मुदगल ने चुनाव जीता था, जबकि 2013 में बीजेपी के रुस्तम सिंह ने बाजी मारी। वहीं पिछले चुनाव यानी कि 2018 में रघुराज कंसाना ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के रुस्तम सिंह को लगभग 21,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। इस सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ पर वैश्य, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण में गुर्जर बड़ी संख्या में हैं। इस क्षेत्र में समस्याएं भी मतदाताओं के मन को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की स्थिति क्षेत्र में ठीक नहीं है। अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। पेयजल संकट बना हुआ है। अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। अब इन सब के बीच मुरैना में उपचुनाव की जंग कौन जीतता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मुरैना उपचुनाव में मुकाबला कितना जोरदार रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है स्टेट हेड अनिल सिंह हैं, और मुरैना से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमन सक्सेना। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस से संभावित प्रत्याशियों से। अनिल, आप अच्छा खासा मुरैना के राजनीतिक समीकरणों को जानते हैं। क्या रहेगा राजनीतिक समीकरण, खासकर ऐसे समय जब मध्य प्रदेश में पहली बार शायद ऐसा हो रहा हो कि कोई उपचुनाव तय करने जा रहा हो कि किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं? बाकी ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, और खासतौर से मुरैना की बात करें तो मुरैना कभी किसी एक दल का नहीं रहा है। यहाँ के जो मतदाता हैं वो बदलते रहे हैं, कभी बीजेपी को मौका देते रहे, कांग्रेस को, फिर बीजेपी को। बसपा ने भी यहाँ बाजी मारी, और बसपा का भी प्रभाव इस क्षेत्र में काफी है। और इस क्षेत्र में एक विशेषता और है कि ये ग्रामीण और शहर दोनों से मिलकर बना है, यानी कि ग्रामीण मतदाताओं की सोच को भी राजनीतिक दलों को ध्यान रखना है और शहरी जनता का। अभी आपने देखा कि यहाँ एक पोस्टर भी लगे थे, उन्होंने कहा कि जो प्रॉमिस पूरे नहीं किए तो ऐसे में मतदाता वोट नहीं देंगे। इस तरह उद्योगपति जो वहां के व्यापारी हैं, इस तरह की अपील भी यहाँ की शुरुआत मुरैना से हो रही है। यानी कि जो मतदाताओं के जो संदेश है बगावत के तेवर हैं वो नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में
अब कांग्रेस की जो रणनीति नजर आ रही है, कांग्रेस अपने सबसे स्ट्रांग जो वहां का नेता है उस पर दाव निश्चित तौर पर लगाएगी। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, हो सकता है किसी दल से तोड़कर भी जो भाजपा में बाद में शामिल हुए हैं, ये एक रास्ता कांग्रेस के लिए नजर हो सकता है। जो वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व मुदगल जी का भी माफ करना, रघुराज कंसाना सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक हैं और सिंधिया का प्रभाव को भी क्षेत्र से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हाल के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जनता एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए बीजेपी से किनारा किया था और रघुराज कंसाना एक बड़ी उम्मीद बनकर जनता के सामने आए थे। अब वही जनता, क्या ये भरोसा जो रघुराज कंसाना ने वो काम किए हैं, जो प्रोमिसेस किए हैं, जो जनता से वायदे किए थे, उस पर कितना खरा उतरे हैं, ये जनता तराजू के उसमें कसौटी पर तौल रही है इस समय। एक बार देख लेते हैं, अमन से पूछ लेते हैं। अमन, क्या रहेगा मुरैना का गणित? क्या रघुराज कंसाना जी को 21,000 के लगभग मतों से रुस्तम सिंह जो मंत्री थे उनको हराया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के टिकट पे। अब उन्होंने दल बदल किया है, ऐसे में दल बदल करने पर जनता क्या सोच रही, क्या उनको फिर से जिताएगी? और दूसरी बात, रुस्तम सिंह जी कितना साथ देंगे उनका? बिल्कुल निश्चित तौर पर यही देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है, यहाँ पर सारे लोग मिलकर पार्टी को, कैंडिडेट को जिताएंगे। दावेदार कोई भी होता है वहां केवल पार्टी का उम्मीदवार कहलाता है। तो यही देखना होगा कि रुस्तम सिंह कितना समर्थन करते हैं, क्योंकि रुस्तम सिंह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कैसा तालमेल बनता है। अमन, हम ये आपसे पूछ रहे हैं, देखना होगा तो यहाँ से हम और अनिल भी देख रहे हैं, आप मुरैना में हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जो आपने आकलन किया है वो उनको आए करीब 2 महीने से ऊपर हो गए हैं बीजेपी में, और लगभग उनका बीजेपी से टिकट भी तय हो चुका है। आप मुरैना विधानसभा सीट को बहुत अच्छे से आप एक भ्रमण कर चुके हैं पूरा, तो जनता क्या सोच रही है ये आपसे जानना चाह रहे हैं। और रुस्तम सिंह जी कितना, आपको क्या आकलन किया कि कितना साथ देंगे? देखना होगी वाली बात नहीं है, देखना तो हम लोग भी यहाँ से देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्थिति ये है कि अगर देखा जाए फील्ड की बात जहाँ करते हैं तो जनता का, एक तरफ जनता का कहना बार बार यही है कि रघुराज सिंह कंसाना को जन्मत देकर उन्होंने विधानसभा तक पहुंचाया, वहीं उन्होंने संजय जी की खातिर पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में बीजेपी में पहुंच गए, कांग्रेस को छोड़ दिया, जबकि बीजेपी को तो हराया था। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, यहाँ से मंत्री भी रह चुके थे, उनको तो हराया था जनता ने, और बाद में बीजेपी के लिए रघुराज सिंह कंसाना वोट मांगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जनता को बिल्कुल नागुजारा हो रहा है। जनता पसंद नहीं कर रही है। बिल्कुल सर। और रुस्तम सिंह जी और कंसाना जी के बीच में, भाई उन्हीं से रुस्तम सिंह जी हारे हैं। चलिए अमन, हम आपके पास आते हैं। रघुराज जी हमारे साथ हैं। रघुराज जी, अस्मित त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रघुराज जी, कैसे है, तैयारी चल रही है आपकी? हाँ चल रही है, तैयारी चल रही है। नहीं, तैयारी चल रही है, अच्छी चल रही? हाँ अच्छी चल रही है। अभी मैं अपने हमारे जो वहाँ संवाददाता है उनसे भी बात कर रहा था, उनका कहना थोड़ा जनता के बीच में ये बात है कि आपको कांग्रेस से 21,000 से भी ज्यादा मतों से कांग्रेस से आप वहां की जनता जिता के भेजी थी। रुस्तम सिंह जैसे बड़े नेता को हराया था आपने, मंत्री को हराया था। अब आप फिर से पहुंच गए 1.5 साल बाद ही चुनाव लड़ने के लिए, तो जनता को ये थोड़ा सा नागवार गुजर रहा है, ऐसा हमें रिपोर्ट मिली है। क्या कहना है आपका? ऐसा है, जनता ने ही मुझे आशीर्वाद दिया जी, और क्षेत्र की जनता के ही काम और विकास कार्य अगर मैं जनता के नहीं करूंगा जी। मैं 1.5 साल से मुख्यमंत्री जी से बार बार प्रयास कर रहा था कि क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा था। इस क्षेत्र में जनता ने और श्रीमती सिंधिया जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से प्रतिनिधि बनाया जी। तो उनकी अपेक्षा हो रही थी और क्षेत्र की जनता की अपेक्षा हो रही थी। तो क्षेत्र की जनता की कहा, सिंधिया जी की हो रही थी उपेक्षा? तो सिंधिया क्यों, जब विकास कार्य नहीं होंगे, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, आम जनता के छोटे छोटे काम नहीं होंगे, तो क्या होगा? ग्वालियर चंबल संभाग की पूरी तरह अपेक्षा हो रही थी जी। तो अब क्या कांग्रेस बीजेपी, आप बीजेपी में आ गए हैं, तो अब जनता की पूरी अपेक्षाएं वहां पूरी हो जाएंगी रघुराज जी? पूरा प्रयास है।
जी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, आप चुनाव जीतेंगे कंफर्म? मुझे तो उम्मीद है पूरी। चलिए, हमारे साथ राकेश मवई जी भी हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, रघुराज जी की बात आपने सुनी होगी, वो फुली कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से वो आत्मविश्वास से लबरेज है कि वो चुनाव जीतेंगे ही। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, व्यक्ति कोई नहीं, जनता जिताती है जी। और जिस जनता ने जिस उम्मीद आशा के साथ इनको विधानसभा का चुनाव जिताया था जी, और उनको आशा थी कि 5 वर्ष रह के ये विधानसभा का नेतृत्व करें और विधानसभा के क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन इन्होंने विधानसभा के हजारों मतदाताओं का अपमान किया है जी। और उनको बगैर पूछे हुए ये एकाएक सीधे भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच गए जी। इस दृष्टि से, क्योंकि मुरैना विधानसभा की जनता ने तो कांग्रेस को मैंडेट दिया था और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था, लेकिन ये सरासर मुरैना विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा रघुराज कंसाना जी को मुरैना विधानसभा क्षेत्र की जनता मौका देगी। सिर्फ एक ही मुद्दा है ना कि इन्होंने दल बदल किया, इसके अलावा भी रघुराज जी के अगेंस्ट में कोई आपका मुद्दा है कांग्रेस का जो जीतने का दम भर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जब जनप्रतिनिधि होता है तो उसकी आशा उम्मीद क्षेत्र में बहुत जनता को रहती है उससे, और चूंकि इन्होंने 1.25 वर्ष विधायक कार्यकाल में और एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की तरफ से विधायकों को पूरी तरह से उनके विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री की हैसियत से कार्य करने का मौका दिया गया जी। और इसके बावजूद भी ये उस क्षेत्र में काम नहीं कर पाए है ना, और ये और क्या नाम है उनको बल्कि और क्षेत्र के साथ धोखा दे के चले गए। तो मैं समझता हूं कि जो आशा थी क्षेत्र की जनता को जो जिसमें वो निराशा में बदली है, और मुझे नहीं लगता कि इनको मौका मिलेगा जनता की क्षेत्र विकास के ऊपर और दल बदलू के आधार पर इनको कोई जनता वोट करेगी। रघुराज जी, आपने मवई जी की बात सुनी होगी, उत्तर देना चाहेंगे? नहीं, ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहे थे। जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने मुख्यमंत्री आपको माननीय कमलनाथ जी ने हर विधायकों को उसके विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री की हैसियत से कार्य करने का मौका दिया गया। जी नहीं, मुख्यमंत्री ये स्वयं भी जानते हैं कि इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने जो विकास कार्य दिए थे और जो निर्माण कार्य किए उसमें कितने काम किए, और जिन लोगों ने शुरू से ही मुख्यमंत्री के खिलाफ झंडा उठा रखा था और उनके कितने काम कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों के कितने काम किए, ये मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं। जी, सिंधिया जी ने क्षेत्र के लिए हमेशा आवाज उठाई। उन्होंने किसानों की हो, बेरोजगार नौजवानों की समस्या हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, बाढ़ पीड़ित हो, ओला पीड़ित हो, हमेशा दुख सुख में वो इस क्षेत्र के लिए रहे। जब उनके लिए उन्होंने अब जनता की आवाज को उठाया तो कहने लगे कि रोड पे आ जाएंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट है अनिल सिंह कुशवाहा भी। अनिल, किससे सवाल करना आपको? मेरा सवाल मावई साहब से रहेगा। मावई साहब, आप ये बताइए, कांग्रेस का जो अगला उम्मीदवार है आप लोगों के बीच में से रहेगा या फिर किसी दूसरे दल से तोड़कर कांग्रेस लाने की तैयारी में है? राकेश जी। जी जी जी, सवाल अनिल का ये है कि आप लोगों से के बीच में से होगा कि कहीं दूसरे दल से तोड़ के ले आएंगे विधानसभा का प्रत्याशी? जी जी। नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के बीच में से होगा जी, और हमारी पार्टी में कांग्रेस से बाहर लाने का कोई वो नहीं रखा है जी, है ना। हमारे कांग्रेस पार्टी में सारे के सारे कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन है, इसमें किसी के जाने से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो चाहे कितना बड़ा छोटा नेता क्यों ना हो जी। और ये तो सबको मालूम है, पूरा मध्य प्रदेश चिल्ला रहा है कि जो विधायकों ने पालना पलटा है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। राकेश जी सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है वो एक उनको जिताऊ चेहरा चाहिए
अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो? निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई विधानसभा हमारा नहीं था। 2018 में हमारे पास हर विधानसभा से 3-3 से जिताए उम्मीदवार थे जी। लेकिन अब तो एक तो चला गया है और जनता ने उनको देख लिया है। तो शेष जिताए उम्मीदवार तो हमारे पास 2 से 3 उम्मीदवार तो पूर्ण तरह से है जो जीतेंगे और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करने का मौका मिलेगा। आदरणीय कमलनाथ जी को पूर्ण तरह से जो विधायक गए हैं उन्होंने पूरे समय 1.25 वर्ष तक उनको कार्य करने का मौका नहीं दिया गया। तो उनको हर बार टॉर्चर करते रहे, उनको कहीं न कहीं सरकार संभालने के लिए सरकार के प्रति ये बोलते रहे, खिलाफ बोलते रहे। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस बार 2020 में उपचुनाव में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और पूर्ण तरह से पूरे 3 वर्ष तक मध्य प्रदेश की जनता के लिए कमलनाथ जी बेहतर काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रति जनता देख रही है। उनको जिस प्रकार से धक्का देके बीच में दगाबाजी करके उनको धोखा देके बीच और अपनी पार्टी की स्पीड में छुरा भोंक के ये लोग गए हैं, उनको सबक जनता सिखाएगी। चलिए रघुराज जी, राकेश जी ने तो बहुत कुछ कह दिया, पर हमारा सवाल आपसे रघुराज जी है कि रुस्तम सिंह जी आपका कितना साथ दे रहे हैं? लगभग है, मेरी पार्टी में आ गए हैं जी। वो हमारे साथी है जी। वो कहीं नहीं जा रहे। नहीं, वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं, पर आपका साथ कितना दे रहे हैं भाई? अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, सब परिवार है, बड़ा परिवार है, सब मिलकर। आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनको हराए, उनका राजनीतिक भविष्य में आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसके बाद भी आपको उम्मीद है कि वो आपका पूरा साथ देंगे? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरा साथ देंगे जी। और अगर मान लीजिए इसमें काम नहीं हुआ, बीजेपी सरकार बन गई, उसके बाद भी तब? नहीं, काम होंगे। काबा की आवाज हमने उठाई है, वो बड़े बड़े नेताओं ने विश्वास दिलाया है कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार बनी है जी। और आने वाले समय में ही आपको लग जाएगा कि विकास कार्य की क्या होती है, तो पता पड़ेगा। ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को टॉर्चर कर रहे थे, क्षेत्र की आवाज उठाना अगर टॉर्चर है जी, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। विकास की बात करेंगे लोगों की समस्याओं के लिए, मुख्यमंत्री से नहीं चेतेंगे तो किससे अपने? जी जी जी, सही बात। हाँ, ये आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमें प्रतिनिधि जनता ने बनाया, जनता की आवाज हम उठा रहे थे। ये दिया हो और उसमें मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया हो, ये तो ऐसे बोलते, ये तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं पता है मैंने कितने आवेदन दिए हैं, ये मुख्यमंत्री जी को स्वयं पता है, ये मुख्यमंत्री जी स्वयं पता है ना, जिनका आगे उद्घाटन वो शिलान्यास कर रहे हैं, ये सब काम कराने के बाद और उसके बाद ये तीसरे दिन बेंगलोर के लिए भाग जाती हैं। हमारे क्षेत्र में जनता ने इनको 5 वर्ष के लिए विधायक बनाया, इनको डट के जनता की सेवा करना चाहिए था ना कि, और या फिर जनता के साथ जाके आप अपनी बात रखते थे, है ना। जितने भी विधायक है ये कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हाईकमान नेतृत्व हाईकमान से अपनी बात रखते थे, ऐसा तो कोई पहल नहीं की थी। आप तो सीधे सीधे हाथ मिला के हाईकमान को सब जानकारी थी, हाईकमान को सब जानकारी थी। किस बात की? हाईकमान मूक दर्शक बना हुआ था। हाईकमान को जानकारी थी कि आप लोग दल बदल रहे हैं? नहीं, दल बदल की नहीं, ये जानकारी थी। हम बार बार विकास की बात कर रहे थे जी। अध्यक्ष जी को भी जानकारी थी जी। मुझे तो इतनी जानकारी थी कि जब विधायक चाहते थे उस समय 15 मिनट में इनको मंत्री उपलब्ध हो जाता था और आधा घंटे में मुख्यमंत्री उपलब्ध हो जाता था। हम तो इनकी तरफ देखते थे कि यार ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि जिस प्रकार से जलजला जो विधायकों का इस कांग्रेस सरकार में दिख रहा है, ये पहली बार हो रहा है। तो हमें तो ये कतई वही नहीं था कि किसी प्रकार से ये सरकार को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनके मान और सम्मान में कमलनाथ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इनके काम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो कहते जी बनाते थे वही काम हो जाता था। उसके बाद भी इन्होंने ये कहता सब दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, तो कहीं न कहीं अपने नेता के प्रति वफादारी भी तो होनी चाहिए। रघुराज सिंह जी ने वफादारी दिखाई है राकेश जी।
देखिए ये वो एक अलग बात है। पहले पार्टी होती है, जिस पार्टी ने हमें सिंबल दिया है, और पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर नेता तो मेरे भी थे सिंधिया जी, लेकिन मैंने पहले पार्टी को प्राथमिकता दी और पार्टी के झंडे को मैंने बरकरार रखा, क्योंकि मेरे निष्ठा मेरी जो पार्टी के प्रति था। अब लेकिन पहले पार्टी उसके बाद नेता है, आज भी पहले पार्टी है उसके बाद हमारा अन्य नेता है, चाहे हम कमलनाथ जी के साथ हो और चाहे हम दिग्विजय सिंह जी के साथ हो। लेकिन मैंने पहले पार्टी को प्राथमिकता दी, तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी ने हमें शीर्ष पद पर पहुंचाया है, जिस पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हमें मैंडेट दिया है, हमें टिकट दिया है और जनता ने उस टिकट पर मोहर लगाई है, तो पहले हमें वो होना चाहिए, ना कि नेता तीसरे नंबर पर रहता है। चलिए रघुराज से अनिल जी आपका कोई सवाल है? रघुराज जी, एक बात ये उठ रही है कि आप जो बात कह रहे हैं कि आपने किन कारणों से कांग्रेस को छोड़ा, भाजपा के साथ गए, ये बात जनता को समझ में आ रही है? आप समझा पा रहे हैं? क्योंकि व्यापारी तो आपके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। नहीं, कौन पोस्टर लगा रहे हैं? मुरैना में पोस्टर लगे हुए हैं। नहीं, वो तो क्या है, पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं, वो एरिया क्वारंटाइन किया है जी। अब लोगों की मांग है, क्या है, जो गाइडलाइन है शासन की, उसके अनुरूप ही खुलेगा एरिया। जो 3 गलियां हैं ये, अब व्यापारी ये चाहता है कि थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि प्रशासन से बात कर रहे हैं, अब ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है जी। उसमें उनके टेस्टिंग हो गई है, उनकी जांच होगी, जांच में जो परिणाम आएंगे और पेशेंट निकल आए तो थोड़ा सा वही रहता है, उसमें प्रतिनिधि अपनी सीमा में बंधे रहती है। अब ऐसी महामारी में और क्वारंटाइन एरिया में नेता राजनीति करेंगे हम लोग, तो ये संभव नहीं है। चलिए कंसाना जी, आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आपको बीजेपी टिकट दे रही है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सब लोगों को आश्वस्त किया है कि 22 के 22 लोगों को विधानसभा के टिकट देंगे। चलिए, और जी बोलिए। उन्हें तैयारी के लिए भी निर्देशित दे दिए हैं कि आप अपनी अपनी तैयारी करें। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रघुराज जी आपका, और राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार अमन, आप बता रहे थे कि अभी आपने रघुराज जी को भी सुन लिया और राकेश मवई जी को भी सुन लिया। कौन कांग्रेस का आपको कौन मजबूत दावेदार लग रहा है जो रघुराज जी को जबरदस्त टक्कर दे सकता है? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बराबर से टक्कर दे सकते हैं और जो इनके जाति के भी हैं जी। जैसे देखा जाए तो दिनेश गुर्जर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, और दूसरे राकेश मावई जो कि जिलाध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में पहले सीटें जीती गई थी, और तीसरे प्रबल प्रताप मावई जो कि पूर्व विधायक के बेटे भी हैं और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और एक युवा चेहरा है, युवा नेता के तौर पर उभर कर आते हैं कांग्रेस से वो। तो अभी स्थिति क्या लग रही है? फाइट होगी जबरदस्त कि कोई प्लस माइनस में है? बिल्कुल, अभी सर ये तय तो नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी के तरफ ये है कि बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मुरैना के रहने वाले हैं। इधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो भी मुरैना के सांसद हैं, मुरैना के रहने वाले हैं। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका चंबल अंचल में। तो बीजेपी के पास अभी जो ब्रांडेड नेता है वो चेहरे ज्यादा है, और कांग्रेस के पास अभी इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है जिस पर कांग्रेस एकदम चुनाव पर उतर कर आए। अमन, एक सवाल ये है कि चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको स्टार्ट किया है, वापस जो रुका हुआ था काम, इसका असर मुरैना में किस तरह देखा जा रहा है इस घोषणा का? बस बिल्कुल सर, इस पर भी राजनीति होना चालू हो गई है, क्योंकि शिवराज सरकार ने इसको चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर कांग्रेस एक्सप्रेस वे कर दिया है, जहां पर अब कांग्रेस सवालिया निशान बार बार खड़ी कर रही है। आखिर नाम बदलने का क्या जरूरत थी? जब काम करना है तो करिए आप। तो उस पर भी अब सवालिया निशान और राजनीति होने लगी है बार बार। तो कुल मिला के अभी माहौल रघुराज जी के खिलाफ सिर्फ यही है कि वो उन्होंने दल बदला है, बाकी सब कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सिंधिया जी का कितना प्रभाव रहेगा? सिंधिया जी का क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी सिंधिया जी के प्रभाव से ही 6 की 6 कांग्रेस की सीटें आई थी जिले में। अब सिंधिया जी बीजेपी मैंने कांग्रेस सरकार गिरा करके अब बोले बीजेपी की दो, तो आजकल जनता ऐसी है क्या कि आप जब चाहो तो जो कुछ करे? जनता भी कुछ समझदार हो गई है। बिल्कुल सर, ये बात सत्य है कि जनता समझदार हो गई है, परंतु ये है कि जो मैंने बताया बीजेपी के पास ब्रांड नेता जो है
बेहद ज्यादा होने की वजह से बीजेपी का पड़ला कहीं ना कहीं अभी भी बाहरी सा नजर आ रहा है। बीजेपी का रुस्तम सिंह जी कितना साथ दे रहे हैं? रघुराज जी ने तो ढंग से बताया नहीं, आप बताइए रुस्तम सिंह जी कितना साथ दे रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं अभी कहूँ जितनी भी मीटिंगें हुई हैं वहां मुझे रघुराज जी के साथ रुस्तम जी नहीं मिले हैं, ये देखने को मिल रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी बार बार जिलाध्यक्ष से दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है जो अनुशासन को लेकर चलती है, सारे लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। परंतु रुस्तम सिंह जी की तरफ से अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा कि वो एक बार भी कहे कि रघुराज जी के साथ हो। अगर रुस्तम जी ने साथ नहीं दिया उनका तो उनको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हो सकती है दिक्कत, क्योंकि एक ही समाज से दोनों आते हैं और दोनों ही बाहुबल नेता हैं, तो दिक्कत हो सकती है और कांग्रेस इसका फायदा ले सकती है। चलिए अनिल और कुछ पूछना? नहीं, मैं अपनी बात जरूर कहूंगा कि असल में चंबल जो क्षेत्र है, चंबल में जो जिले आते हैं उसकी हमेशा विकास को लेकर चाह रही है। ग्वालियर का एक तरफ विकास होता रहा या दूसरे जो लगे हुए जिलों में, लेकिन चंबल के जो जिले हैं वहां ये अछूता रहा। और यही कारण है कि पिछला जो चुनाव हुआ वहां जनता को लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छा चेहरा है और मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता है, कांग्रेस में एक प्रमुख दावेदार है। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भरपूर कांग्रेस को समर्थन मिला और सबसे ज्यादा अगर डेंट कहीं बीजेपी हुई तो इसी क्षेत्र में हुई और सबसे ज्यादा सफलता अगर कहीं मिली तो कांग्रेस को मिली। अब सिंधिया को कांग्रेस में सीएम चेहरा तो उस समय चर्चाओं में थे, लेकिन सीएम नहीं बना, तो इस क्षेत्र में जनता को झटका तो लगा है। लेकिन क्या सिंधिया बीजेपी में आने के बाद उस जो क्षेत्र की चाह जो लोगों की है, जो विकास की चाह जो लोगों की है, अगर वो पूरा कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्रीय जनता एक दोबारा भरोसा करते हुए उनके कहने पर जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनको दोबारा जिता कर भेज सकते हैं। लेकिन ये राह आसान नहीं है, राह बड़ी कठिन है। इसके लिए बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो बीजेपी में लगातार बने हुए, उनको इस बात को समझते हुए पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अगर वो जुटते हैं तो मुझे लगता है राह थोड़ी आसान रहेगी। उसमें मुरैना में नेता भी अच्छे, राकेश मवई है, दिनेश गुर्जर है, ये युवा नेता है और अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका और अमन आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ग्वालियर चंबल के अलावा जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उन इलाकों में सिंधिया का प्रभाव है और भाजपा का अपना वोट बैंक भी है। बसपा के चुनाव न लड़ने की स्थिति में उसके वोट बैंक का समर्थन मिलने की कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन अब बसपा के उम्मीदवार भी मैदान में होंगे, इसलिए कांग्रेस की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। आज हमने जिस मुरैना सीट की बात की वहां भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां हैं। बीते 3 चुनाव में बसपा ने न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि 2008 में चुनाव जीता, तो 2013 में 1000 से कुछ ही ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी से हारी। खैर वो आम चुनाव था और ये उपचुनाव है जहां बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटों की दरकार है, जबकि कांग्रेस को सभी सीटों पर जीत हासिल करना है। ऐसे में राह बीजेपी की ही आसान लग रही है। इसी के साथ जनता आगे जवाब करना है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ, नए विधानसभा उपचुनाव को लेकर। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।